प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरा, एक समिट में पीएम मोदी लेके हिस्सा। 3 दिनों तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लोकसभा में लंबी बहस और विपक्ष के हंगामे के बाद वक्त संशोधन बिल हुआ पास। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया था बिल। कर्नाटक के सीएम ने की मुलाकात। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। कहा, भारत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। हरियाणा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पहली खबर देश के प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका के 3 दिनों की यात्रा पर है। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री थाईलैंड आए हुए हैं। इस दौरान सिख समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर अपनी खुशी जाहिर की। My name is Suthep Singh. I'm Thai Sikh. I'm from Sri Guru Singh Sabha Gurudwara Sahib, and it's very nice to know our Prime Minister, that is Mr. Modi, is visiting Thailand once again. He has visited Thailand earlier also, and we were happy, very happy then, and of course we all are very happy today to see him, to meet him, and discuss maybe, if possible, certain things regarding our Thailand and India's relationship. मैदान हो मुख्य सेवादार श्री गुरु सिंह सभा का, तो ये मोदी जी जो आए हैं ना, तो सबको तो काफ़ी एक्साइटेड हैं सब लोग, क्योंकि इधर के जो हमारे कम्युनिटी है 130 साल से इधर रह रहे हैं। मैं भी 4th जनरेशन का हूँ, तो बच्चे हमारे सारे सिख बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए ना, तो सब इकट्ठे हुए हैं। तो और ये पेंटिंग प्रेजेंट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को। ये पेंटिंग बना है थाई आर्टिस्ट से, और पेंटिंग सिर्फ मामूली पेंटिंग नहीं है, मतलब आर्टिस्टिक मटेरियल से बनाया हुआ है। तो और ये आप देखें उधर, तो आर्टिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। तो जो दोनों कल्चर के अमैलगमेशन होता है, वो दिखाना चाहते हैं और वो प्रेजेंट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो दोनों मुल्क के अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि हम इधर से 130 साल से रह रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर थाईलैंड में। तो जो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं ये इस देश के लिए, हमारे रहने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और हमारे जो इंडिया के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारी हंगामे के बीच लोकसभा में वक्त संशोधन बिल पेश किया था, जो काफी घंटों की चर्चा के बाद पास हो गया है। आपको बता दें कि वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिनमें से 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाला। तो वहीं विपक्ष ने लोकसभा में बिल के पास होने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखो, सरासर जास्ती और धक्का है, और ऐसा कानून लाया गया है जिसमें एक समाज के लोगों को दरकिनारे किया गया है। जिस प्रकार से आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो बाकी और किसी धर्म के लिए वो शर्तें नहीं लगती जो वक्फ बोर्ड के लिए लगती है। हमने तो कल कहा है कि 1925 के समय का गुरुद्वारा एक्ट जो हमारा है, कल को आप उसमें भी संशोधन कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा नहीं होगा। गैर समुदाय के लोगों को आपने मेंबर बनाना ये सही नहीं है। फिर कल को इसकी तर्क के देंगे कि मुस्लिम
उसमें वक्फ बोर्ड में बाहर वाले लोग हैं तो फिर हमारे सिखों के समाज में भी आप बना देंगे। आपने इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसे मुस्लिम लोग लगता है कि हमें वोट नहीं देता है, तो आपने उनकी साहस प्रणाली जांचने की विंड पाइप है जो उसको बंद करने का काम किया है कि इनका इकोनॉमिकली अगर मार देंगे, वीक कर देंगे तो वो अपने आप घुटने टेक देगा। ऐसा ही आपने किसानों के साथ पंजाब में कर रहे हैं कि अगर किसान के पास, जमींदार के पास फसल नहीं होगी, किसान पंजाब का, तो वो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा और आरएसएस की विचारधारा को मान लेगा। तो हम इसके विरोध में। See, first of all, the parliament has been running last night until 2:33 a.m. Post midnight, they have passed the bill in regard to the Waqf board. What I want to say, this is the dark day where they have made a law post midnight when people are slept. And if you look at the numbers, they have got only 288. The benchmark is only 272. They have got 16 plus. So this is not the mandate from the people. Because of Chandrababu Naidu and the Nitish Kumar alliance, which have been joined them post-election, once the elections are over, for the survival of the 18th Lok Sabha and for the survival of the both states, Andhra Pradesh and Bihar, today the bill has been passed in the Lok Sabha against the minority Muslim community, and this is not a real democracy, because they have passed the law, but still the law doesn't really will be useful for the minorities, because there are so many clauses today. Out of 22 members in the council, only 10 members will be the minorities, 12 members will be the other. So that will show the majority decision will be 12. This is nothing but they are talking about the welfare of minorities, and Amit Shah has spoken in a lengthy subject confusing the people of this country, saying that the India Bloc Alliance is against the minorities. This is a laughing stock. So again and again they know how to criticize, how to make their publicity, how to use the platform of Lok Sabha, Parliament floor as their party floor, talking for hours and hours, when the speaker is not even allowing the opposition parties to raise the point of order or at least to object on some issues. 3 स्टडी टूर भी हुए थे, आज फाइनली वो वक्फ बिल लोकसभा से मंजूर हो गया है, क्या कहना है आपका? ये वक्फ बिल पारित हुआ है। आज से देश के उन वाकिफ को, जिनके मन में अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे वक्फ करने का काम करते थे और उसकी इनकम से गरीब को, महिलाओं को, खवातीन और पसमानदा को उसका फायदा मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरीके से पिछले वर्षों से 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्वायर किया था, उस पर वक्फ क्लेम कर रहा था, इसी तरह से देश के और हिस्सों में था, आज उसका पटक्षेप हुआ है। अब जो भी वक्फ होगा, उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे, तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। एक चिंता का विषय था कि देश में रेलवे और डिफेंस के बाद भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की थी और इनकम कुछ करोड़, जहाँ की सच्चर कमेटी ने कहा था कि अगर ठीक से हो तो 12,000 करोड़ उस समय उन्होंने अनुमान किया था, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा सकती थी वक्फ बोर्ड में। तो आज जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम इस वक्फ बिल को इसलिए अमेंड कर रहे हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंट हो और लोगों का इसका फायदा मिले, गरीब को, आम मुसलमान को। लेकिन सर, विपक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाया कि जेपीसी में भी उनकी बात नहीं सुनी गई, चेयरमैन ने मनमानी की, उसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार
कोशिश कर रही है दखल अंदाजी करने का, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए गए। एक तो वो झूठ बोल रहे हैं, जेपीसी में भी इसी तरह से मीटिंग होती थी, आज भी 12 बजे से डिबेट शुरू हुआ। आज तो पूरा देश देख रहा था, नहीं अगर जेपीसी की तरह से मीटिंग होती तो चाहे 2:30 बजे रात तक हुआ, कहते हमें वहाँ नहीं बोलने दिया गया। क्योंकि जिस तरह से वो आज इस वक्त बिल को लेकर के जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि हम न मुतवल्ली में दखल करेंगे, न वक्फ की प्रॉपर्टी में दखल करेंगे, न वाकिफ में दखल करेंगे, केवल वक्फ की रखरखाव के लिए बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी इनकम हो, उसका फायदा गरीबों को मिले, वो है। इस स्पष्टीकरण के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने के बाद भी वही राग अलाप रहे थे कि हम पे बुलडोज किया जा रहा है या ये है। जब कह दिया उन्होंने, कितने हमने फैसले सुनाए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे ये तय हुआ है कि कोई भी वक्फ बोर्ड ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। रिलीजियस बॉडी होती तो शायद दखल नहीं होता, ये तो केवल रखरखाव की बॉडी है। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप लोगों ने जेपीसी में मेहनत की थी, आज अगर बिल को मंजूरी मिली है, आत्मसंतुष्टि है चेयरमैन के तौर पर आपको? अब मुझे तो इतनी प्रसन्नता है कि जिस समय मुझे ये जिम्मेदारी मिली और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ओवैसी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जिस तरह से इसमें गुमराह कर रहे थे, लगातार झूठ बोल रहे थे, मुझे लगता था एक चुनौती है। जिस तरह से जेपीसी की बैठकों में बोतल फेंका जा रहा था, झगड़ा करने की स्थिति, मैंने कितना पेशेंटली और कूल ढंग से मैं उसको बर्दाश्त करते हुए मैंने 38 बैठकें किया, 113 घंटे किया, देश के हिस्सों में गया, देश के स्टडी टूर का बहिष्कार किया, मैंने उसको बाइंड अप करके कि सब साथ रहे। मैंने फिर से उसको टूर को हमने समाप्त करके दोबारा सबको लेके गए। तो मेरी मंशा थी कि हम जब सरकार चाहती कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी पार्टी के सांसदों के साथ एक आए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जितने अमेंडमेंट्स किए और जो रिकमेंडेशंस रिपोर्ट में दिया, सरकार ने पूरा उसको स्वीकार किया। थैंक यू सर। The passing of the bill in the Lok Sabha is a watershed victory for Prime Minister Narendra Modi ji's transformational politics of inclusivity and empowerment. Also, this will signal a new golden era of progress and prosperity for the disadvantaged sections of our Muslim community. At the same time, yesterday's passage of the bill was also a conclusive rejection and defeat for the communal Congress, the Indie bloc and vested interests, and an outright rejection of their manipulative politics of polarization and appeasement. Prime Minister Modi ji's initiative in taking up this Waqf Amendment bill is indeed a true tribute to our constitutional architects and Dr. Babasaheb Ambedkar ji's principles and ideas, because this is going to end decades of discrimination and it will usher justice and protect, preserve and promote the interests of the underprivileged sections of the Muslim community. We saw yesterday Rahul Gandhi, the Congress Rahul Gandhi tweeted, and Congress leaders and Indie bloc leaders shed crocodile tears for the Muslim community. How ironic. Instead, the Congress party should have asked for apology for overturning the Shah Bano verdict and victimizing Muslim women by supporting this Waqf Amendment bill. But instead, even yesterday, they chose to peddle their politics of polarization and they were defeated. Rahul Gandhi should answer to the nation why, even after the dynastic Congress family regime was there for more than 50 years leading the country, why was the condition of the underprivileged sections of the Muslims so deplorable, and why were they discriminated? It was because of the Congress party's regressive policies. We have seen after this bill was passed, there was widespread consensus and overwhelming approval and support from the Muslim community, because the 2013 amendments by the Congress party had exploited the Muslim community, especially the underprivileged sections, and crushed their voice and snatched away their rights. But Modi ji has ensured that the poorer sections of the Muslim community will now be equipped and their rights are have been restored and their voices have been re-established. As I said, this was a demand from a major section of the Muslim community, and now you can see them from all corners of the country applauding, appreciating Prime Minister Narendra Modi ji for this landmark legislation,
which is going to ensure that future generations to come will be benefited and their security and welfare of the Muslim community, especially the widows, poor and the children, have now been taken care of for generations to come. We once again take this opportunity to thank Prime Minister Narendra Modi ji for his firm resolve in ensuring that this bill was passed in the Lok Sabha, and in the coming days we will see that it is passed in the Rajya Sabha and it will get the assent of our Honorable Rashtrapati ji, and it will become the law of the land and the rightful. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नए आयात शुल्क की घोषणा की है। इसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की रूपरेखा बताई गई। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, तो वहीं चीन पर 34%, यूरोपियन संघ पर 20% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. Trade is not fair. He said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. अमेरिका की ओर से भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा। साथ ही खड़गे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की खास दोस्ती है और जिस तरह से वे गले मिलते हैं और बात करते हैं उससे पता चलता है कि अमेरिका एक व्यापारी है जिसके व्यापार में हमारा देश फंस गया। तो वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए पहले अमेरिका है और पीएम मोदी के लिए पहले भारत है। हम इसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। उसको कवर किया जाए पेंशन के रूप में भी और कह लीजिए कि बीमा के रूप में भी, इंश्योरेंस के रूप में भी हर व्यक्ति को कैसे कवर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से सभी शोधकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से कुछ नई चीजें निकल करके यहाँ से आएंगी, उस पर फिर हम लोग विचार करेंगे। यूएस ने जो 26% टैरिफ लगाया सर, उसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। भारत में हर नागरिक कब तक पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएगा? प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। और सर आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी? अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। देखो, ठहरे जगह इस इश्यू पे बाइट देना अच्छा नहीं लगता। इसको हम हमारे पार्टी के ओर से डिटेल स्टेटमेंट करेंगे और टैरिफ करेंगे, और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पानीपत के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा आएंगे।
साथ ही सीएम ने कहा कि हिसार में पीएम मोदी हवाई अड्डे से हवाई यात्रा सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। यमुनानगर में पीएम मोदी 800 मेगावाट यूनिट के नए थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहां से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे, वहां पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा को दो बड़ी सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं और हम हरियाणा के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने भारत की तस्वीर को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका एक विजन भी है, जिनका एक मिशन भी है कि ये भारत विकसित राष्ट्र बने और उस दिशा में गति से काम चल रहा है। तो हरियाणा के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित हरियाणा विकसित भारत गति से काम करेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, 3 गुना गति से काम करेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर से डेरा बाबा नानक तक आयोजित नशे के खिलाफ पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जब तक जनता नशे की समस्या के खिलाफ लड़ाई में समर्थन नहीं करेगी तब तक इससे लड़ा नहीं जा सकता। सभी बड़े बुजुर्गों को, बहनों को अपना प्रणाम करता हूँ। नौजवानों को मेरी ओर से बधाई देता हूँ। यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, लोकल प्रशासन के सभी अधिकारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण पंजाब को और संपूर्ण देशवासियों को नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त भारत कैसे बने, इसके लिए पैदल यात्रा के लिए आप सब यहाँ पधार कर एक तरह से मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान का एक एक शब्द का उपयोग और आपकी भावना का सम्मान मैं पूरी तरह से करूंगा। मैं चाहता हूं कि नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त भारत अकेले सरकार और कानून नहीं बना पाएंगे। कानून अपना काम करता है, लेकिन जब तक जन जागरण नहीं होता, जनता नहीं जुड़ती और विशेष करके माताएं बहनें, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता।
वैसे तो पंजाब में बहुत वर्षों से लोग प्रयत्न कर रहे हैं अलग अलग अपने अपने तरीके से। कोई हमने पहली बार शुरू किया हो ऐसी बात नहीं। कई संगठन, कई धर्मगुरु और समाज सेवी लोग हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं कि पंजाब में इस नशे को हम कैसे रोकें। जब मैं यहाँ आया तो बॉर्डर के आपके डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका मिला तो मुझे जो विलेज कमेटी के साथ जब बैठने का मौका मिला तो वहाँ माता बहनों ने एक बात कही, आप और कोई काम करो ना करो लेकिन हमारे बच्चों को इस नशे से रोको। तो जो उनकी मन का दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी, जिस प्रकार से एक तरह से टूट रहा है, बच्चे का दर्द देखा नहीं जा रहा है और जिस ढंग से हमारी आने वाली युवा शक्ति को कमजोर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र का मुकाबला मैं सोचता हूं कि पंजाब की धरती ने देश पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, सबसे पहला मुकाबला अगर किसी से हुआ है तो पंजाब के बहादुर लोगों से हुआ है, जिन्होंने उनको वर्षों तक वहीं का वहीं टिकाए रखा, कितना ही बलिदान दे दिया। मैं सोचता हूँ ये जो 10 गुरु हैं, इन्होंने भी अपने धर्म, अपने देश के मान मर्यादाओं को बचाने के लिए अपना एक से एक बलिदान दिया है। दुनिया का कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि एक धर्म गुरु आगे से चीरा जा सकता है लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता और न कभी लोगों को करने। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।